आज हम बात करेंगे आहड़ सभ्यता की। ध्यान से समझना, एग्जाम में जटिल क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन भी इस प्रकार के आते हैं कि 4 ऑप्शन दे रखे होते हैं, उनमें से छांटना होता है। तो आहड़ सभ्यता के बारे में ढंग से जानो। देखो, जो सिलेक्शन वाली पढ़ाई है वो अलग है, मनोरंजन टाइम पास वाली पढ़ाई अलग है। हर गाइडों में अलग अलग तथ्य दे रखे हैं, कुछ समझ में नहीं आता, उस उलझन को मैं खत्म कर दूंगा। तो देखो ध्यान से, आहड़ आहड़ जो है उदयपुर के अंदर गोगुंदा की पहाड़ी है। गोगुंदा की पहाड़ी, गोगुंदा की पहाड़ी कहां पर है? उदयपुर में है। उस गोगुंदा की पहाड़ी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है आयड़ नदी। आयड़ नदी गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है और फिर एक झील में अपना जल गिरा देती है, उसका नाम है उदय सागर झील। ये झील भी उदयपुर में ही है, उदय सागर झील। तो ये आयड़ नदी इस झील में आती है और अपना पानी गिरा देती है, और जब ये वापस पानी गिरा के इस झील को पार करके वापस जाती है तब इसका नाम बेड़च हो जाता है। तो आयड़ नदी ही बेड़च नदी है और फिर बेड़च नदी बनास में गिर जाती है। ध्यान से समझना, गोगुंदा की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है जिसका नाम है आयड़ नदी। ये जा रही है और एक झील को अपना पानी देती है जिसका नाम है उदय सागर झील। उसको पार करके ये नदी वापस आगे की ओर बढ़ जाती है, जिसे बाद में बेड़च कहते हैं। यानी उदय सागर के बाद में इसका नाम चेंज हो गया और इसका नाम हो गया बेड़च। बाद में ये बेड़च बनास में गिर जाती है। इसी पर विकसित हुई है आहड़ सभ्यता। आहड़ उदयपुर के अंदर जब ये आयड़ नदी के नाम से जानी जा रही है ना, तब इस पर आहड़ सभ्यता विकसित हुई है। आहड़, आज पूरी जानकारी ले लो, कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा फिर दोबारा। आहड़ पहला उदयपुर में स्थित है। सिंपल क्वेश्चन, कौन सी नदी के किनारे है? आयड़ नदी के किनारे, आयड़ नदी के किनारे स्थित है आहड़। इसकी खोज है, जो खोज 1953 के अंदर हुई थी। अक्षय कीर्ति व्यास, किसने की थी? अक्षय कीर्ति व्यास ने। अक्षय कीर्ति व्यास, अक्षय कीर्ति व्यास ने इसकी खोज की थी। इसका जो उत्खनन का कार्य है, उत्खनन उत्खनन एक तो 1956 में हुआ था, जो करवाया था रतन चंद्र अग्रवाल ने। रतन चंद्र अग्रवाल, RC अग्रवाल ने इसका उत्खनन करवाया। फिर इसका उत्खनन बाद में विस्तृत हुआ 1961 में SD सांकलिया, SD सांकलिया ने करवाया। SD का मतलब है हसमुख, H का मतलब हसमुख, D का मतलब धीरजलाल सांकलिया। इसने इसका उत्खनन करवाया था। इसके उत्खनन से और भी अन्य भी जुड़े हुए हैं। अन्य है PL चक्रवर्ती, PL चक्रवर्ती इसके उत्खनन से जुड़े हुए हैं। विजय कुमार, ये भी इसके उत्खनन से जुड़े हुए हैं, आहड़ के उत्खनन से। तो आहड़ उदयपुर के अंदर है, आयड़ नदी के किनारे। खोज अक्षय कीर्ति व्यास ने की है और उत्खनन रतन चंद्र अग्रवाल और SD सांकलिया ने किया है। और अन्य है PL चक्रवर्ती और विजय कुमार। अन्य, अब इसके अंदर तथ्य देखते हैं। तो इसका प्राचीन नाम, इसका जो प्राचीन नाम है, तो इसका प्राचीन नाम अगर अपन देखें कि इसका प्राचीन नाम क्या है, प्राचीन नाम, तो प्राचीन नाम इसके देखो, एक तो इसका प्राचीन नाम मिलता है, वो मिलता है ताम्रवती, और एक इसका प्राचीन नाम मिलता है आघाटपुर। दोनों में से आए तो दोनों ही सही है। ताम्रवती ज्यादातर अभिलेखों में ताम्रवती है, अभिलेखों में इस नाम से ज्यादा संबोधित किया है, ताम्रवती। ताम्रवती नाम से आपको क्या पता चल रहा है कि तांबे का काम यहाँ पे बहुत ज्यादा होता था, इसीलिए इसका नाम ताम्रवती नगरी रखा गया होगा। अभिलेखों में इसे ताम्रवती कहा गया हो, और सबूत भी मिले हैं। अपन देखेंगे तांबे की खुदाई के बहुत सारे अवशेष यहाँ पर मिले हैं। तो प्राचीन नाम ताम्रवती, आघाटपुर, और स्थानीय नाम, स्थानीय मतलब लोकल,
वहाँ के लोग इसे धूलकोट कहते हैं। धूल मतलब रेत, कोट मतलब घर, तो रेत का घर, रेत का टिल्ला इसे कहा जाता है। अब ये सभ्यता कैसी थी? ये सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण। जहां पर कालीबंगा एक नगरीय सभ्यता थी, यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। अब बताओ गांवों के अंदर घर कैसे होते हैं? पितृसत्तात्मक वाले, पितृसत्तात्मक परिवार होते हैं। घरों में पिता की सत्ता होती है। देखो, जहां कालीबंगा में हमने पढ़ा था कि वहां का परिवार मात्र सत्तात्मक था, घर में माता की सत्ता थी। क्यों? क्योंकि पिता व्यापारी था, वो घर में नहीं रहता था, वो व्यापार करने कहीं चला जाता था, तो घर को कौन संभालती थी? माता ही। लेकिन ये गांव के लोग हैं, गांव में ही रहते हैं, तो पिता गांव में रहता है, तो परिवार पर पिता का कंट्रोल होता था। उसके अलावा गांव के लोग हैं तो ऐसी व्यवस्था होगी, संयुक्त परिवार, ये संयुक्त परिवार में रहते थे। गांव के लोग हमेशा संयुक्त परिवार में रहते हैं। और यहां से इस तथ्य की पुष्टि भी हो जाती है क्योंकि एक साथ 7 चूल्हे मिले हैं, चूल्हे मिले। कई मकानों में 5 भी मिले, किसी में 4 भी मिले, तो इसका मतलब है कि बहुत सारा परिवार एक साथ रहता होगा, तभी इतने चूल्हे काम में लिए गए। उसके अलावा यहां दो मुहे या बहुमुखी या बहुमुख वाले मुखी चूल्हे मिले। ऐसे चूल्हे जिनमें एक से ज्यादा मुख है, यानी कि 2 बर्तन आप एक साथ उस चूल्हे में काम में ले सकते हो। ऐसे गांवों में भी मिल जाते हैं अपने 2 मुहे चूल्हे, एक ही जगह लकड़ी डालनी पड़ती है और 2 जगह आग मिल जाती है। ऐसे जो चूल्हे हैं वो भी यहां से मिले हैं। उसके अलावा यहां बड़ी भट्टी टाइप में भी मिला है, बड़ी भट्टियां, बड़ी भट्टी। तो शायद ये कोई सामूहिक भोज हो सकता है, कोई सामूहिक दावत का प्रमाण हो सकता है, एक भट्टी मिली है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहां पर संयुक्त परिवार की भी प्रथा थी। उसके अलावा अगर अपन देखें यहां पे मकान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा भाई मकान का, यहां वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है और हमेशा गलती कर देते हैं क्योंकि अपन को इनके मकानों की अच्छी तरह से जानकारी नहीं है। यहाँ के मकान कैसे होते थे? तो मकान इस प्रकार के होते थे कि मकानों की जो दीवारें होती थी, ये जैसे ये मकान है, ठीक है, ये मकान है, तो ये जो मकान है, मकान की जो दीवार होती थी, ये दीवार, मकान की जो दीवार होती थी, वो दीवार किस किस की बनती थी? दीवार बनती थी मिट्टी के गारे की, मिट्टी मिला देते थे, कच्ची ईंटें, 1-2 पत्थर काम में ले लेते थे। बाकी ये दीवार बनती थी कच्ची ईंटों की। किसकी बनती थी? कच्ची ईंटों से निर्मित। और उसमें क्या मिला दिया जाता था? प्लस मिट्टी, कच्ची ईंटें थी, मिट्टी का गारा मिला दिया जाता था, प्लस थोड़ा पत्थर, जिसमें स्फेटिक पत्थर ज्यादा यूज में आए हैं। इस प्रकार से ये नामात्र के पत्थर, कोई ईंटों को कहीं सेट करने के लिए, बस ऐसे नहीं पत्थरों का उपयोग हुआ है मकानों में, दीवारों में नहीं हुआ है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं काम में लिया है। मिट्टी के, आपसे पूछे कि आहड़ में मकान क्यों नहीं मिले? मकान मिलेंगे कहाँ से आहड़ में भाई? क्यों? क्योंकि वह एकदम कच्ची ईंटों के थे, तो वो खत्म हो गए मकान। जहां कालीबंगा में मकान पक्की ईंटों के थे, यहां पर कच्ची ईंटों के मकान थे, तो ये भी अंतर आपको देखने को मिल रहा है। उसके अलावा यहां पर जो मकानों की नींव भरी जाती थी, मकानों की जो नींव होती थी, ये जो नींव है, नींव पत्थर की होती थी, ये ध्यान रखने वाली बात है। नींव में पत्थरों का प्रयोग करते थे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि नींव किसकी होती थी? तो नींव पत्थरों की होती थी, लेकिन मकान मिट्टी के और कच्ची ईंटों के होते थे, लेकिन नींव है वो पत्थरों की होती थी। उसके अलावा ये जो छत होती थी, छत कैसे बनती थी कि इसमें बांस बिछा देते थे छत पर और फिर बनाते थे। तो छत पर क्या करते थे? बांस बिछा देते थे। कैसे? ये छत है, यहाँ बांस लगा दिया। जिस प्रकार वहाँ
कालीबंगा में लकड़ी के टुकड़े लगाते थे, यहाँ पे बांस, इसका मतलब है यहाँ बांस आसानी से उपलब्ध था, तो बांस बिछाकर मिट्टी का लेप, वहां पर भी लकड़ी बिछाकर मिट्टी का, बांस बिछाकर मिट्टी का लेप, इस प्रकार का यहां पर मकान होता था। तो दीवार कच्ची ईंटों से निर्मित, मिट्टी का गारा प्लस कुछ पत्थर काम में लिए, पत्थरों का नहीं है, कुछ जगह पर यूज लिए। नींव है, वहां पत्थरों का प्रयोग हुआ, तो नींव तो मिल जाती है, आज भी नींव देखने को मिल जाती है अपन को, क्योंकि वहां पत्थरों का उपयोग था, लेकिन मकान देखने को नहीं मिलते। और बांस बिछाकर मिट्टी का लेप किया जाता होगा। तो इस प्रकार से इनका मकान था। तो मकानों का कोई क्वेश्चन आए तो आप समझ गए। अब बात करते हैं इनका पेशा क्या था। इनका पेशा था पशुपालन। ध्यान रखना, जहां कालीबंगा का पेशा, तुलनात्मक अध्ययन करो, जहां कालीबंगा का पेशा कृषि था, ये पिछड़े हुए थे, इनका पशुपालन था। लेकिन अगर पशुपालन ऑप्शन में नहीं आए तो कृषि करना है, नहीं तो पशुपालन ही राइट है। इनका पेशा पशुपालन ही था। अब हम बात करते हैं यहाँ की मर्द भांडों की। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ पे मृद भांड, मृद भांड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा यहां से। यहां पर जो मृद भांड मिले हैं वो काले व लाल रंग के मृद भांड है। कैसे हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काले व लाल रंग के मृद भांड। मैं तुलना करते चल रहा हूं, जहां पर कालीबंगा के मृद भांड लाल थे, यहां पर लाल और काले दोनों है। यहां पे जो मृद भांड होता था, उस मृद भांड में क्या सिस्टम था कि जैसे ये मृद भांड है, तो ये मृद भांड है, तो ये तो लाल रंग का और ये काले रंग का, गर्दन, गर्दन काले रंग की, और जो नीचे का आधार है वो लाल रंग का होता था। उसके अलावा अंदर भी काले रंग का था। काले रंग कैसे हो गया? क्योंकि इनको अंदर भूसा भरकर इनको पकाते थे ना, तो अंदर भूसा भर के उसमें आग लगाई जाती थी, उल्टी तपाई के मर्द भांड। इस कला को टेराकोटा कहा जाता है। तो काले व लाल रंग के होते थे, और इन पे जो आकृतियां होती थी, जो डिजाइनें होती थी, ज्यामितीय आकृतियां थी। ज्यामिति का मतलब लाइनें ही थी। तो यहां पर ज्यामितीय आकृतियां भी देखने को अपन को मिलती है। तो काले रंग, सफेद रंग की भी मिलती है, सफेद रंग की धारियां वगैरह, ठीक है। यहां पे क्या था कि खास बात है, यहां पर वेरी इंपॉर्टेंट खास बात है कि यहां पे जो धारियां थी, जो आकृतियां थी, आकृति वो ज्यामितीय थी। ज्यामिति का मतलब है ज्यामितीय आकृतियां, यानी कि रेखा, त्रिभुज, वर्ग, वृत्त, लाइनें थी, वो थी। यहां पर मर्द बांडों पर आकृति, ज्यामितीय आकृति या ज्यामितीय अलंकरण कह सकते हो, ठीक है, अलंकरण था। यहां पर वेरी इंपॉर्टेंट बात है, यहां पर पशु पक्षियों, या मैं ऐसे कह सकता हूं इसको कि है ना, सजीव कह सकता हूं मैं इसको, या मैं इसे प्राकृतिक कह सकता हूं। सजीव या प्राकृतिक अलंकरण नहीं था। जैसा कि आपने पढ़ा था, वेरी वेरी बातें बता रहा हूं, ये एग्जाम में आएगी, यही सिलेक्शन करवाएगी, यही नौकरी लगवाएगी। जब सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड एग्जामों में तो ये 4 ही सभ्यता दे रखी है, थर्ड ग्रेड में 5 दे रखी है, अन्य एग्जामों में सभी सभ्यताएं दे रखी है, लेकिन जटिल क्वेश्चन यहां से आएगा। मैं एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं। जहां कालीबंगा के जो मर्द बाण थे लाल रंग के थे, यहां के लाल और काले दोनों है। दूसरी बात, वहां पे हमने देखा था कि ये जो धारियां थी वो काले रंग की ज्यादा मिली, कुछ एक जगह सफेद, यहां सफेद ही है। तीसरी बात, यहां पे मर्द बांडों पर ज्यामिति लाइनों की डिजाइन है, प्राकृतिक नहीं है। और वहां पर आपने देखा लाइनों की भी डिजाइन है, और पशु पक्षी, फूल पत्ते फल सब हैं उस पर, यहां पर नहीं है, ठीक है। उसके अलावा देखो, मृद भांड बनाने की कला, मृद भांड बनाने की कला है, वो यहां पर कहलाती थी टेराकोटा। क्या कहलाती थी? टेराकोटा।
मृद बांड बनाने की कला को टेराकोटा कहते हैं। ये टेराकोटा क्या होता है? उल्टी तपाई के मृद बांड, उल्टी तपाई के मृद बांड। तो सीधा ही पूछ सकते हैं कि उल्टी तपाई के बर्तन कहाँ मिले हैं? यहाँ पे। तभी तो अंदर से काला हो गया ना, ये अंदर से जलाया गया, उसको उल्टी तपाई की गई इसकी। तो टेराकोटा के मृद बांड यहाँ से मिले हैं। यहाँ पे बहुत सारे इस लाल और काले मृद भांड मिले, बर्तन मिले, टेराकोटा का उपयोग किया गया मृद भांड बनाने में, मिट्टी के काम में। यहां पर हमें एक बहुत ही सुंदर चित्र मिला, वो है बनासियन बुल। चित्र क्या, सॉरी, टेराकोटा मिला, बनासियन बुल, टेराकोटा में बना हुआ। बनासियन बुल कह दो। बुल, बनासियन बुल का मतलब क्या हो गया? बुल यानी बेल, ठीक है, तो बेल कह दो या वृषभ कह दो, एक ही बात है। टेराकोटा में बना, यहां टेराकोटा ही चलती थी। इसे बनासियन बुल क्यों कहा गया है? क्योंकि देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं मैं। आप आहड़ स्थल पढ़ते हो, लेकिन सच बता दूं, ये आहड़ स्थल के अलावा कुछ और बढ़कर है। ये आहड़ एक पूरी की पूरी सभ्यता है। इसे बनास संस्कृति कहा जाता है। जैसे आपको पता है, ध्यान से समझना, सिंधु घाटी सभ्यता है। सिंधु घाटी जो सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा एक स्थल भी है और इस सभ्यता को भी हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में कितने शहर आते हैं? कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चुंदड़ो, सब आते हैं, ठीक है, सिंधु घाटी। इसी प्रकार ये आहड़ एक पूरी की पूरी सभ्यता है। आहड़ सभ्यता को बनास संस्कृति भी कहा जाता है। तो बनास नदी के आसपास भी बहुत सारे क्षेत्र फैले, उसके अलावा इसके क्षेत्र हरियाणा तक चले गए, मध्य प्रदेश तक चले गए। तो आहड़ पूरी की पूरी एक सिंधु घाटी सभ्यता की तरह एक सभ्यता हो गई है। आहड़ के अंदर बहुत सारे आते हैं, गिलुंड आता है, बालाथल आता है, मरमी आता है, कहीं ना कहीं कायथा तक पहुंच गई दक्षिण में, ये हरियाणा में भगवानपुरा तक ये पहुंच गई। ये क्वेश्चन आएंगे जो मैं बोल रहा हूं, और हर चीज लिखवाने वाला हूं। तो इस प्रकार देखो, सजीव प्राकृतिक अलंकरण, ये बेल मिला है। इस बनासियन क्यों कहा गया? क्योंकि इस संस्कृति का नाम ही बनास संस्कृति है। नोट, नोट, आहड़ सभ्यता को बनास संस्कृति कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि बनास के आसपास ही विकसित हुई थी, इसलिए बनास संस्कृति कहा जाता है। यहां पर मिट्टी के काम की, टेराकोटा की बात कर रहे हैं अपन। तो यहां पर टेराकोटा में हमें एक मिट्टी के बड़े बड़े घड़े मिले हैं, अंडाकार, जिन्हें अन्न भंडार कहा जाता है। अन्न का भंडारण करने के लिए, अन्न का भंडारण, अन्न का भंडारण ये जो करते थे, ठीक है, जो गोरे कहलाते थे। क्या कहलाते थे? गोरे या कोट कहलाते थे, ठीक है। ये कैसे होते थे? ये होते थे मिट्टी के बड़े अंडाकार घड़े, 3-3, 4-4 फुट के। इसमें ये क्या करते थे? अन्न भंडारण करते थे। किस टाइप के होते थे? ये बड़ा घड़ा, अंडाकार, ये इसके अंदर ये अन्न भंडार करते थे। तो ये कहलाते थे गोरे या कोट कहलाते थे, अन्न भंडारण के लिए काम में लेते थे। अभी मैं मृद बांड मिट्टी का काम ही देख रहा हूं इनका, ठीक है। मिट्टी के काम के अंदर अपन देखें तो यहां पर हमें टेराकोटा जो चल रही है, ठीक है, यहां पर टेराकोटा ही चल रही है। तो टेराकोटा से बने पात्र या सामग्री, यहां पर टेराकोटा की और भी सामग्रियां प्राप्त हुई है। जैसे कि एक प्राप्त हुआ है हमें जो मेल छुड़ाने का झाबा है, मेल छुड़ाने का झाबा। आपको पता नहीं है,
साफ करने के लिए मिट्टी का आता है, ठीक है, पका हुआ, जिससे मैल उतारते हैं, बस वही चीज है, वो यहां से मिला है। कई जगह पर किताबों में इसके लिए शब्द काम में लिया है देह घसना। देह घसना एक ही बात है, देह मतलब शरीर और घसना एक ही चीज है, मेल छुड़ाने का झाबा मिला है। उसके अलावा यहाँ पे कानों में पहनने के लिए आभूषण भी मिले हैं मिट्टी के, कर्णफूल कानों में पहनने के हमें यहाँ पर मिले हैं। तो टेराकोटा की बहुत सारी सामग्रियां यहाँ पर मिली है। उसके अलावा यहाँ पर देखो नालियों में चक्रकूप प्रणाली का प्रयोग है। चक्रकूप प्रणाली का प्रयोग, ये कौन सी प्रणाली है जो नालियों में काम में ली गई है? ये है चक्रकूप प्रणाली। चक्रकूप प्रणाली क्या होती है? इसके अंदर क्या होता है कि यह जो है पानी को सोखने के एक प्रकार के विशेष प्रकार के गड्ढे हैं। इनको अंग्रेजी में लिखा आ सकता है, इनको रिंग वेल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिंग वेल। रिंग वेल, वेल मतलब कुआं, चक्र मतलब गोलाकार। कैसे? इसमें क्या होता है कि जैसे ये नाली है, इस नाली का पानी इसके अंदर आएगा, ठीक है, कुएं में। इस कुएं में क्या है? यहां पर मिट्टी का एक बर्तन जमा हुआ है, यहां पर मिट्टी का एक बर्तन जमा हुआ है, यहां पे एक मिट्टी का बर्तन जमा हुआ है, यहां पे मिट्टी का एक बर्तन जमा हुआ है। तो ये पानी किस में आ जाएगा? ये पानी आ जाएगा आपका इस गड्ढों में। और इन गड्ढों में यहां पर हमें छेद देखने को मिलते हैं यहां पे, तो ये जमीन में पानी भी चला जाता था। इस प्रकार का ये चक्रकूप प्रणाली कहलाती है। क्या होता है? ये सब मिट्टी के मृद बांड होते हैं। ये जो गोलाकार आपको दिख रहे हैं मिट्टी के मृद बांड होते हैं, ये सब मिट्टी के बर्तन, मटके की तरह, लेकिन ये आर पार होते हैं, ऐसा नहीं बिल्कुल, ठीक है, छेद होता है पूरा का पूरा। जैसे आजकल सीमेंट के चलते हैं, जिनको अपने स्थानीय भाषा में बिलिया कहा जाता है, टॉयलेट वॉयलेट बनाने के काम में लिया जाता है बिलिया सीमेंट के, बस वैसे ही ये मिट्टी के बने हुए होते थे। ये होती है चक्रकूप प्रणाली। इसमें क्या होता है कि जो पानी है, गड्ढे हैं एक तरह से, सोखने के गड्ढे, मैं इनको साधारण भाषा में क्या कह सकता हूं? सोखने के गड्ढे, सोखने के गड्ढे, सोख है, सोखने के गड्ढे, पानी को सोखने के गड्ढे, ठीक है, ये भी कह सकता हूं मैं सामान्य भाषा में। तो ये चीजें यहां से हमें प्राप्त हुई है। तो यहां पे जो मृद बांड काम में लिए गए हैं कैसे हैं? काले व लाल मृद बांड। देखो एग्जामिनर दूसरा शब्द काम में ले सकता है। काले मतलब कृष्ण, लाल मतलब लोहित। ये भी दे दे तो गलत नहीं होगा, आप ढूंढते फिरोगे ये क्या है। कृष्ण लोहित, काले व लाल, तो एक ही बात है, कृष्ण और लोहित मृद बांड यहां से मिले हैं। रिंग वेल यहां से प्राप्त हुई है। तो अब आप मिट्टी का काम यहां का जबरदस्त देख लिया। पहली चीज घर पड़े, दूसरी चीज मिट्टी का काम, तीसरा काम ताम्र पाषाण काल की सभ्यता है। ये कैसी सभ्यता है? ताम्र पाषाण काल की, यानी कि ऐसी सभ्यता है जिसमें तांबे का प्रवेश हो चुका था लेकिन पत्थर भी चल रहा था। ताम्र पाषाण काल किसे कहते हैं? ऐसा काल जिसके अंदर तांबा तो काम में आ ही रहा है लेकिन अभी पत्थरों का युग भी चल रहा है। बहुत बढ़िया पत्थर के औजार चल रहे हैं, अभी पत्थरों का काल खत्म नहीं हुआ है। दोनों का मिश्रण, जब पत्थरों का काल आया और फिर तांबे की खोज हो गई, लेकिन दोनों चल रहे हैं, उसे ताम्र पाषाण काल कहते हैं। तो उस काल की यह सभ्यता है। तांबा यहां जबरदस्त काम में लिया गया, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? इसे ताम्रवती नगरी कहा जाता है। ये मैंने आपको बता दिया। यहां का प्रमुख जो कार्य था, यहां का प्रमुख कार्य था, पूछा जाएगा प्रमुख उद्योग कार्य, ठीक है। तो इनका प्रमुख कार्य क्या था? इनका प्रमुख उद्योग क्या था? तांबे का कार्य। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तांबे का कार्य इनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। इस बात की पुष्टि भी हो जाती है क्योंकि यहां तांबे गलाने की भट्टी मिली है। तांबे गलाने की भट्टी, इसका मतलब तांबे का काम जबरदस्त था, उद्योग था यहां पर। तांबे सामग्री नहीं, भट्टी भी मिली है। तो तांबे का काम में कोई दिक्कत नहीं, ये आपको ध्यान में रख लेना है। बस दो चीजें तांबे से रिलेटेड आप ध्यान रख लोगे, आपका काम हो गया।
उसके अलावा ताम्र पाषाण, पाषाण काल की भी सभ्यता है। इसका मतलब है यहाँ पत्थरों के औजार भी मिले बहुत कम मात्रा में, मिनिमम। पाषाण उपकरण, पाषाण उपकरण, पाषाण औजार, पाषाण को पस्तर भी कहा जाता है, पस्तर या पत्थर एक ही बात है, कि औजार बहुत कम मात्रा में मिले हैं पर, क्योंकि अब ताम्र युग प्रवेश कर चुका है, लेकिन पाषाण के भी कुछ अवशेष यहां पर अपन को मिले हैं। इसके लिए इन्होंने जो प्रयोग किए गए थे, जो प्रयोग किए गए थे उनमें कौन कौन से ऐसे पत्थर थे जो जिनका ये उपयोग करते थे? राम सेकास्म पत्थर, जिन्हें चार्ट कहा जाता है, स्फेटिक पत्र, स्फेटिक पत्थरों का बढ़िया उपयोग था यहाँ, स्फेटिक का बहुत ज्यादा प्रयोग हुआ था। उसके अलावा स्टेटाइड वगैरह, इन पत्थरों का भी उपयोग हुआ था। स्टेटाइड है, जेस्पर पत्थर है, उसका भी प्रयोग होता था। उसके अलावा कई अगेट है, जेस्पर है, कार्नेलियन पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। उसके अलावा यहां पर प्रयोग किया जाता था लापिस लाजुली का, लापिस लाजुली, और भी है बहुत सारे अलग अलग लाजुली पत्थरों का प्रयोग। कई पत्थरों का यहां प्रयोग किया जाता था, कुछ आभूषण में करते थे, कुछ सामग्री बनाने में करते थे। यहां पर हमें देखो, अगर कुछ बात करें अपन, तो यहां पर हमें कुछ मनके मिले। मनके मतलब क्या होते हैं? मोती। एक तो हमें मिले हैं कार्नेलियन, उसके अलावा यहां पर मिले हैं लाज वर्द मणिया। ये कहीं ना कहीं इनका संबंध सिंधु घाटी से भी अंकित करती है कि इन लोगों को सिंधु घाटी से संबंध रहा होगा, क्योंकि ये सिंधु घाटी सभ्यता में मिले हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में मिले हैं। लाजवर्द मणिया मिलने से, मन के मिलने से ये हो गया कि यहां पर जो है वो सिंधु घाटी से कहीं ना कहीं संबंध रहा होगा। उसके अलावा अब अपन देखें तो ताम्रपाषाण काल की सभ्यता ये हो ही गई है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे अगर अपन कपड़ों की बात करें तो यहाँ पर कपड़ों का उद्योग अगर अपन देखें तो यहाँ पर उद्योग में अगर अपन नजर डालें तो यहाँ पर सूती वस्त्र का, वस्त्र उद्योग, मैं इसको कह सकता हूँ वस्त्र उद्योग पर अगर आप इसकी नजर डालें थोड़ी सी कि वस्त्र उद्योग कैसा था, तो यहाँ पर सूत कातने का चरखा मिला है। क्या मिला है? सूत कातने का चरखा मिला है। इसका मतलब है कि काम होता था, कपड़े का काम था। उसके अलावा यहाँ कपड़े का काम है तो रंगाई छपाई भी होती थी। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। रंगाई छपाई हेतु यहाँ पर प्राप्त हुए हैं ठप्पा प्रिंट, या जिन्हें दाबू प्रिंट कहा जाता है, दाबू प्रिंट मिले। ये क्या होते हैं? ठप्पा या दाबू प्रिंट। ये क्या होते थे? ठप्पा प्रिंट जो है ये एक ठप्पा होता है बनाया हुआ लकड़ी का, उस पर कोई डिजाइन बनी हुई होती है, कोई डिजाइन बनी हुई होती है, ठीक है, अलग अलग प्रकार की ठप्पे पर। उस ठप्पे को क्या करते हैं? एक रंग में डुबाते हैं। रंग प्राकृतिक बनता है, पेड़ पौधों तन और इनसे गर्म करके बनाया जाता है। उसके अंदर इस जो लकड़ी का जो ठप्पा है उस ठप्पे को उसमें डुबाया जाता है। डुबाकर उस ठप्पे को उस कपड़े पर मारा जाता है ऐसे, और उस पर रंग किया जाता है। ये कहलाता है ठप्पा प्रिंट। आज भी ये चलता है। चित्तौड़गढ़ में एक जगह है जिसका नाम है छिपों का अकोला गांव, वहां का ठप्पा प्रिंट आज भी प्रसिद्ध है। यहाँ पे कुछ ठप्पे मिले हैं तो अपन को आइडिया हो गया कि रंगाई छपाई ये करते थे। उसके अलावा यहाँ पर अन्य सामग्रियां अपन देखें तो यहाँ यूनान से संबंध को दिखाने की जानकारी मिलती है। तो इनका विदेशी जो संपर्क है, विदेशी संबंध है, वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर उजागर हो रहा है। तो विदेशी संबंध की जानकारी यहाँ पर मिलती है आहड़ के अंदर। यहाँ पर 6 यूनानी ताम्र मुद्राएं मिली है, 6
यूनानी ताम्र मुद्राएं मिली, 6 यूनानी सिक्के मिले, ठीक है। और इस सिक्के के अंदर, एक सिक्के के अंदर यूनानी देवता अपोलो, उसकी मुद्रा प्रसिद्ध है, ठीक है। एक मुद्रा पर यूनानी देवता अपोलो का चित्र है, और पीछे अपोलो का चित्र है जिसमें वो तर्कस लिए हुए हैं, और पीछे है ना, इसके पीछे त्रिशूल है, उसके त्रिशूल है। यानी कि ये जो सिक्का मिला है, इसमें एक तरफ तो यूनानी देवता है, और पीछे है इस सिक्के के वो एक त्रिशूल आकृति है, इस प्रकार। और यूनानी जो देवता है, यूनान का जो देवता है, इस देवता ने क्या कर रखा है, पीछे तर्कस ले रखा है। तर्कस क्या होता है? अरे जिसमें बाण रखे जाते हैं, बाण रख के बाण निकाल के नहीं छोड़ते क्या, वो पीछे वाला, उसे तर्कस कहते हैं। तो यूनानी देवता है वो तर्कस लिए हुए, और पीछे उसके त्रिशूल। अपोलो यूनान का प्रसिद्ध देवता है। कहीं ना कहीं इनका यूनान से संपर्क रहा होगा, या यूनानियों ने यहां कब्जा किया होगा जब इंडो यूनानियों का राज आया होगा तब। तो ये ताम्रपाषाण काल के बाद में भी बढ़ती रही है आहड़ सभ्यता। ध्यान रखना, आहड़ सभ्यता कोई ऐसा नहीं है कि एकदम से बनी और एकदम से खत्म हो गई। आहड़ सभ्यता ने अपने जीवन में कई इतिहास देखे, ताम्रपाषाण काल भी देखा तो उसके बाद के भी काल देखे, इतिहास तक चलती रही। आपने पढ़ा भी होगा इतिहास में कि गुहिलों का राजा हुआ था रावल अलहट, उसकी राजधानी रही है आहड़। तो आहड़ ने तो 8 संस्कृतियां देखी है अपने जीवन में, 8 युगों को देखा है इसने। तो हो सकता है इंडो यूनानियों ने आक्रमण किया हो यहां पर, तो इसलिए यहां पे मुद्रा हो गई, या कोई व्यापार रहा होगा, ठीक है। आक्रमण का थोड़ा ज्यादा आइडिया हो रहा है। उसके अलावा यहां पर हमें एक मोहर पर यूनानी लेख भी प्राप्त हुआ है। यहां टोटल 3 मोहरें मिली, सिक्कों पे भी लेख मिले हैं, ठीक है। तो वहां पर हमें सिक्कों पर भी यूनानी लेख प्राप्त हुए हैं। यूनानी लेख मिला है सिक्कों, मुद्रा पर यूनानी लेख, ठीक है। उसके अलावा हमें 3 मोहरें मिली, जो मोहरों पर एक लिखा हुआ था, जो अपन आज तक उसको पढ़ नहीं पा रहे हैं। मोहरों पर लिखा था, मोहरों पर 3 वर्ड लिखे हुए थे, जिनको आज भी पढ़ने में समस्या का सामना करना पड़ रहा है कि आखिर पढ़ तो पा रहे हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे कि क्या कहना चाहता है। विहित विष, एक तो ये लिखा हुआ है, इसका अर्थ हमें पता नहीं है कि इसका अर्थ क्या होता है। एक लिखा हुआ है पलित सा, इसका भी अपन को कोई अर्थ पता नहीं है। एक लिखा हुआ है तातिया तोमसन, क्या लिखा हुआ है? तातिया तोमसन, तातिये तोमसन। तो इस प्रकार के वर्ड अपन को देखने को मिलते हैं, जिनका अर्थ अभी तक हमें ज्ञात नहीं है। चलो, विदेशी संबंध कहीं ना कहीं इनका उजागर हुआ। उसके अलावा यहां पर अन्य सामग्रियां क्या मिली है? अन्य सामग्रियां, अन्य सामग्रियों की बात करें अपन यहां पर, तो यहां पर आटा पीसने की चक्की मिली है, पीसने की चक्की। पाट मिले हैं, ठीक है, पत्थरों के, ठीक है। या मैं इनको ऐसे सरल भाषा में कहूं, चक्की। अगर मैं सरल भाषा में कहूं तो ऐसे भी कह सकता हूं, गड्ढेदार पत्थर मिले हैं, ठीक है। पत्थरों पर अपन को पता है, गांवों के लोगों को चक्की के बारे में पता है कि पत्थर होती है, उसके गड्ढे किए हुए होते हैं, तो गड्ढेदार पत्थर मिला है, ठीक। उसके अलावा यहां पर माप तोल के लिए वाट मिले हैं, बाट। यहां चमड़े का टुकड़ा भी मिला है, चमड़े का टुकड़ा भी मिला है।
तो ये कोई छोटी मोटी सामग्रियां हैं वो देख लो। एक यहाँ पर ईरानी धूप दीप पात्र मिला है, ये पूजा के लिए काम में आता है, इसको पूजा सामग्री में शामिल किया जाता है। एक ईरानी पात्र है जिसमें दीपक वगैरह और धूप वगैरह जलाई जाती है, तो ऐसा पात्र यहाँ पर मिला है, ईरानी पात्र, ठीक है, जिसमें जो है धूप दीप जलाए जाते हैं। यहाँ का प्रमुख खाद्यान्न क्या था? बात आती है प्रमुख खाद्यान्न की, तो यहाँ का प्रमुख खाद्यान्न क्या था? वेरी इंपॉर्टेंट है, इतने एग्जामों में क्वेश्चन आ चुका है, रट लेना। जहां पर कालीबंगा के लोग गेहूं और जो खाते थे, यहां के लोग चावल खाते थे, धान। धान को ही क्या कहा जाता है? चावल। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। अपन जनरली क्या होता है, धान सबको मान लेते हैं, धान केवल चावल ही होता है, और ये भी बर्तनों पर मिला है। ऐसा नहीं है कि चावल अपन को मिल गया है, बर्तनों पर इसका अंकन मिला है, ठीक है, उससे अपन ने बर्तनों पर अंकन। और कोई खास बात नहीं है, तुम तो चावल ध्यान रख लेना। अब इसकी काल सीमा क्या थी? आखिर ये जो इतनी गजब की सभ्यता थी, इसका टाइम पीरियड क्या था? कब ये लोग हुआ करते थे? इनका टाइम पीरियड था 2100 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व, ये इनका टाइम पीरियड था। इस बीच ये लोग लगभग, मैं कहूँ एग्जाम में लिखा भी आता है कि ये कितनी पुरानी है, तो लगभग 4000 वर्ष पुरानी है, क्योंकि 4000 वर्ष हो गए ना। अभी कितना चल रहा है? 2023 चल रहा है, और ये 2100 ईसा पूर्व है, तो अभी ईस्वी चल रहा है, तो 2000 कुछ चल रहा है ना, तो ये 2100 तो लगभग 4000 का टाइम पीरियड हो गया। देखो, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार पूछे, क्योंकि ये लिखा हुआ है हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताबों में, इसका उल्लेख है, इसलिए पढ़ना पड़ रहा है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने जो इसका टाइम पीरियड बताया है, तो उनके अनुसार अलग से पूछ ले एग्जामिनर कि आहड़ का टाइम पीरियड डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने कितना बताया, तो इन्होंने बताया कि 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व के बीच में ये सभ्यता रही होगी। ये गोपीनाथ का टाइम पीरियड है। गोपीनाथ कहता है कि या तो यहाँ भूकंप आया होगा, या आहड़ नदी का जो प्रवाह है वो बदल गया होगा, बाढ़ आ गई होगी कहने का मतलब, या आक्रमण हो गया होगा, आदि कोई भी कारण हो सकता है जिससे इस नगर का विध्वंस हो गया है। तो डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा इसके पतन का जो कारण बताते हैं, वो बताते हैं, तो नोट गोपीनाथ शर्मा ने कहा कि भूकंप हो सकता है, या जो आहड़ नदी है, आहड़ नदी या आहड़ नदी, आहड़ नदी है, नदी के प्रवाह या बाढ़ या आक्रमण नगर विध्वंस का कारण हो सकता है। नगर विध्वंस का कोई भी कारण हो सकता है। पूछ ले, बाकी मुझे नहीं लग रहा, लेकिन एक दो किताबों में इस कथन का जिक्र है, इसलिए थोड़ा सा अपन सेफ जोन में भी चलते हैं। ठीक है, ये हो गई पूरी सभ्यता। अब एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूं, जो एग्जाम में आजकल पूछी जा रही है और किसी को कुछ पता नहीं है कि ये क्वेश्चन कैसे बना, कहां से बना, क्यों बना। इस चीज को आप समझ लो, इसे बनास संस्कृति कहा जाता है। मैंने अभी आपको बताया कि आहड़ जो सभ्यता है, आहड़ सभ्यता ही बनास संस्कृति है, आहड़ी बनास संस्कृति है। तो थोड़ा सा इसके विस्तार को समझना है, का विस्तार, इसके विस्तार को अच्छी तरह से समझ लो, आहड़ व बनास संस्कृति के विस्तार को, क्योंकि आहड़ी बनास कहलाती है, तो इसका विस्तार काफी हो चुका है। इसका विस्तार अगर मैं बात करूं तो इसका विस्तार, ये राजस्थान में आहड़ कहां पर है? उदयपुर में। ये इसका आहड़ का स्थान है, आहड़ का, ये है आहड़।
लेकिन इसका विस्तार कई ओर हुआ, इसका विस्तार इस ओर हुआ। ये कौन सी दिशा है? उत्तर पूरब। उत्तर पूरब में इसका विस्तार हुआ और उत्तर पूरब में इसका विस्तार हुआ। ये कौन सी दिशा है? दक्षिण पूरब। दक्षिण पूरब में इसका विस्तार हुआ, ठीक है। उसके अलावा कहीं ना कहीं इधर जो गुजरात है, गुजरात में भी इसका विस्तार हुआ। इधर इसका विस्तार अपन को हरियाणा तक देखने को मिल रहा है, और हरियाणा में एक जगह मिली है, उस जगह का नाम है, वो है भगवानपुरा। और इधर देखें तो कायथा संस्कृति है, कायथा संस्कृति एमपी से लेकर वो विस्तार, वो भी यहाँ पर देखने को कहीं ना कहीं मिल रहा है। महाराष्ट्र टच तक ये विस्तार देखने को मिल रहा है। गुजरात में बात करें तो रोजदी, गुजरात में इसका विस्तार रोजदी तक देखने को मिल रहा है। तो आहड़ संस्कृति का विस्तार उत्तर पूरब में हरियाणा तक, भगवानपुरा तक, दक्षिण पूरब में कायथा तक, और उधर गुजरात में रोजदी तक चला जाता है। तो आपको ये ध्यान रखने वाली बात है कि कहीं ना कहीं ये संस्कृति का फैलाव है वो बहुत बड़ा फैलाव है। तो रतन चंद्र अग्रवाल जो इसके उत्खनन से जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा भी था कि ये जो आहड़ है ये ताम्र पाषाण संस्कृति का प्रमुख केंद्र है ये, और इसकी जो सभ्यता है वो चारों तरफ फैल गई थी। तो अगर मैं रतन चंद्र अग्रवाल के बात यहाँ पे लिखूं भी तो नोट, रतन चंद्र अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल कहते हैं कि आहड़ जो है, आहड़ ताम्र पाषाण काल का प्रमुख केंद्र है, काल का प्रमुख केंद्र है। इसका विस्तार बेड़च, बनास, चंबल नदी के किनारे तक फैल गया था, के किनारे तक हुआ। यानी कि आहड़ सभ्यता है वो एक पूरी बनास संस्कृति का नेतृत्व कर रही है। बनास संस्कृति का, पूरी आहड़ संस्कृति कह दो, बनास संस्कृति कह दो, या इसे ताम्रपाषाण काल कह दो, ये ताम्रपाषाण काल की सभ्यता है। तो ये और भी फैली है, मैंने बता दिया ये इसका दायरा है। अगर मैं राजस्थान में इसी से रिलेटेड इसके केंद्र की बात करूं, आहड़ संस्कृति के, राजस्थान में आहड़ संस्कृति, आहड़ संस्कृति मतलब पूरी की पूरी बनास संस्कृति आ गई है। आहड़ संस्कृति या बनास संस्कृति के राजस्थान में अगर मैं केंद्र देखूं तो आपका आहड़ तो है ही, आहड़ तो मुख्य है, मेन तो आहड़ ही है, ठीक है, जो प्रतिनिधित्व कर रहा है, जो मेन है, ठीक है। उसके अलावा भी तो ये जैसे बालाथल है, बालाथल उदयपुर में, ये भी समकालीन ही है, ये भी ताम्रपाषाण कालीन है, ये भी बनास संस्कृति का अंग है। यहाँ पर भी यही मर्दबांड है, काले व लाल। गिलुंड, गिलुंड भी यही, गिलुंड अपने राजसमंद में है। मरमी, मरमी चित्तौड़गढ़ में है। तो कहीं ना ये चीजें कहीं ना कहीं बनास संस्कृति का नेतृत्व कर रही है, ठीक है। जैसे ओजियाना है, ओजियाना भीलवाड़ा में, तो ये कहीं ना कहीं बनास संस्कृति का नेतृत्व कर रही है। या मैं ऐसे कह सकता हूं, एग्जामिनर ऐसे कह सकता है, बनास संस्कृति मतलब ताम्रपाषाण काल का नेतृत्व कर रही है। या मैं ऐसे कह सकता हूं कि काले व लाल मर्दबंड वाली संस्कृति। तो यहाँ पर जो भी मिले हैं ये सब, ये आपको दिखाई दे रही है, ये सब आहड़ संस्कृति है। या मैं इसे कहूं ये ताम्रपाषाण काल की है, या मैं कहूं कि यह लाल व काले मर्दबांड वाली है, लाल व काले मर्दबांड प्राप्त हुए हैं। या मैं ये कहूं कि ये बनास संस्कृति है, या मैं कहूं ये आहड़ संस्कृति है। तो बात तो एक ही है, ताम्रपाषाण काली तो आहड़ संस्कृति की विशेषता है, ये विशेषता लाल व काले मर्दबांड इसकी विशेषता है। इस चीज को समझ पाए, नहीं समझ पाए, चलो देख लेते हैं दोबारा।
आहड़ संस्कृति एक विस्तृत संस्कृति है जो एक बहुत बड़ी सभ्यता का नेतृत्व कर रही है, जिसको बनास संस्कृति या आहड़ संस्कृति कहा जाता है। आहड़ का विस्तार हरियाणा तक भी पहुंच गया, भगवानपुरा तक भी, और गुजरात में रोजदी तक पहुंच गया, दक्षिण पूर्व में कायथा तक पहुंच गया इसका विस्तार। ठीक है, रतन चंद्र अग्रवाल कह भी रहे हैं कि आहड़ ताम्र पाषाण काल का सबसे प्रमुख केंद्र है। इसका विस्तार बेड़च, बनास, चंबल नदियों के किनारे तक हुआ है। राजस्थान में आहड़ सभ्यता या बनास संस्कृति के जो केंद्र हैं, आहड़ है, बालाथल उदयपुर है, गिलुंड है, वहां पर भी यही चीजें मिली है। मरमी है, ओजियाना है, तो ये सब बनास संस्कृति के अंग है। अब अपन बात करते हैं आगे, पूरी विस्तार से एक एक चीजें मैं आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली किसी प्रकार की। बस आप तो पढ़ते रहे, याद करते रहे, सिलेक्शन मुझ पे छोड़ दीजिए। बस्तियां जो यहां पर मिली हैं, तो यहां पर देखो बस्तियां 8 स्तर पर मिली है। 8 स्तर पर मतलब है कि 8 बार बसाया गया है। ये बस्तियों के 8 स्तर मिले हैं, 8 बार बसाया गया है। तो जैसे कालीबंगा में 5 स्तर थे, नीचे खुदाई की तो जो जानकारियां मिली थी वो पूर्व हड़प्पा की थी, और बाद में स्तर और चलते रहे जो कि हड़प्पा के साथ बसी। ये 8 बार बसाया गया है, 8 स्तर पर खुदाई हुई है। इसमें जो तांबे के अवशेष पहली बार मिले थे वो 4थे स्तर में मिले थे। पहले, दूसरे, तीसरे में तांबे की जानकारी नहीं मिली थी। 4थे स्तर पर ताम्र कुलाड़ियां मिलना शुरू हुई थी। तो 4थे स्तर पर जब अपन आए, पहला स्तर, दूसरा, तीसरा, 4थे पर अपन को, इसका मतलब 4थे स्तर पर इसमें तांबे का प्रवेश हो चुका था। अलग अलग बातें इसमें मिलती हैं। अगर अपन अब बात करें तो अलग अलग विद्वानों ने देखो अलग अलग बातें बताई हैं। ठीक है, यहां पर अगर अपन बात करें तो यहां पर सौ जो हैं उनको गाड़ा जाता था। ये चीज मैं आपको पहले बता देता हूं तो ज्यादा बेटर है। कहीं यहां पर, यहां अपन संस्कृति पढ़ रहे हैं इनकी, तो सौओं को, सौ गाड़े जाते थे। सौओं को गाड़ते थे ये ताम्रपाषाण काल में, कोई बड़ी बात नहीं है ये तो। बस्तियां 8 स्तर पर यहां पर मिली है। आहड़ के 3 प्रमुख कालों में बांटा है कुछ विद्वानों ने। इस चीज को थोड़ा सा समझने का प्रयास करना, बहुत ही गजब की बात बता रहा हूं मैं, बहुत गजब की बात। आहड़ 3 भाग, इसको समझने के लिए, आहड़ को समझने के लिए 3 भाग किए गए हैं। ठीक है, एक भाग को नाम दिया है A1, AB और AC। 3 भागों को, 3 चरणों को अलग अलग नाम दिया गया है। इसका जो टाइम पीरियड है वो 2500 ईसा पूर्व के आसपास का टाइम पीरियड है। ठीक है, मैंने कहा ना, ये इसने कई चरण देखे हैं, कई जीवन देखा है इसने। 2100 के आसपास क्या चीजें मिली, 1900 के आसपास क्या चीजें मिली, जो अभी तक मैंने बता दिया वो आपको ध्यान रखना है कि यह ताम्र पाषाण काल का प्रतिनिधित्व करती है। इस चीज को रट लो। और लाल व काले मर्द बांडों का प्रतिनिधित्व करती है। इसे लाल व काले मर्द बांड वाली संस्कृति कहते हैं। तो यहां पर इस काल में इसमें लाल व काले मर्द बांड काम में लिए गए। बिल्कुल करेक्ट है, यही मिले इस पुरानी सामग्री में। 2100 ईसा पूर्व की भी यहाँ सामग्री मिली, तो वो भी लाल काले मर्द बांड थे। और 1900 के आसपास की जो सामग्री मिली उसमें भी लाल व काले मर्द बांड थे। इसका मतलब है लाल और काले मर्द बांड तो इसकी जान थे, मेन थे। और उसके अलावा ताम्रपाषाण काल की है। तो जब भी शब्द ताम्रपाषाण काल आए तो आहड़ दिमाग में आना चाहिए, लाल व काले मर्द बांड ध्यान में आने चाहिए। अगर ताम्रपाषाण काल कहीं सभ्यता होगी तो वहां लाल व काले मर्द बांड मिलेंगे, और जहां लाल व काले मर्द बांड मिलेंगे वो ताम्रपाषाण काल की सभ्यता होगी, ये फिक्स है। इसमें 2100 ईसा पूर्व के टाइम पीरियड में हमें यहां पर धूसर, सलेटी, धूसर मृद बांड भी प्राप्त हुए हैं। धूसर मतलब सलेटी मृद बांड। सलेटी मृद बांड भी कुछ मात्रा में मिले हैं यहां पर। तो स्लेटी मर्द बांड मिले हैं यहां पर, इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं यहां पर
जो लोह युग का प्रवेश हो चुका है, क्योंकि लोह युग में ऐसे अपन को मृद भांड मिलते थे। उसके अलावा इसके अंदर हमें चमकीले बढ़िया लाल मृद भांड मिले हैं, मृद भांड मिट्टी के थोड़े से ये भी मिले हैं। अब इसने देखो पूरी ही इतिहास को बदल के रख दिया, ये मृद भांड मिलना, क्योंकि लाल मृद भांड मिलना कहीं ना कहीं सिंधु घाटी सभ्यता को दिखा रहा है, लेकिन चमकीले मिलना इसका मतलब है कि देखो लाल मृद भांड कब किसके हैं, तो दिमाग में आता है सिंधु घाटी यानी कि हड़प्पा सभ्यता कालीबंगा वाली। लेकिन चमकीले मिलना इसका मतलब है कि लाल मृद भांडों में इन्होंने पॉलिश की है। पॉलिश की है इसका मतलब है ये जो चमकीले लाल होते हैं ना, वो सिंधु घाटी का जो अंतिम चरण है उसको दिखाता है। जब सिंधु घाटी सभ्यता नष्ट हो रही है, या मैं इसे उत्तर सेंधव कह सकता हूं, यानी सेंधव जहां खत्म हो रही है, या मैं इसे पश्चिम सेंधव कह सकता हूं, अंतिम चरण। तो सिंधु घाटी सभ्यता जब नष्ट हो रही थी तो कुछ शहर अभी इसके जिंदा थे, जैसे कि गुजरात का रंगपुर, गुजरात का रोजदी, वो अभी तक जिंदा थे और उनमें अंतिम चरण के अवशेष मिल रहे थे हमें, चमकीले लाल मृद भांड वहां पर मिल रहे थे। इसका मतलब है यहां पर भी मिले। इसका मतलब है कहीं ना कहीं जब सिंधु घाटी सभ्यता का अंतिम चरण था तब यह सभ्यता थी, आहड़ का उदय हो चुका था उस समय जब सिंधु घाटी अपने अंतिम चरण में थी। तो मैं ये कह सकता हूं कि सिंधु घाटी का अंतिम चरण इसमें प्रवेश कर चुका था आहड़ सभ्यता के अंदर, क्योंकि ये मृद भांड तो कहीं ना कहीं जो चमकीले मृद भांड है, ये चमकीले मृद भांड तो किसकी विशेषता है, ये विशेषता होती है किसकी, हड़प्पा कालीन सभ्यता का अंतिम चरण, सभ्यता का अंतिम चरण होता है ये, सभ्यता के अंतिम चरण की विशेषता है जब वो सिंधु घाटी सभ्यता नष्ट हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ, और ये हमें कहां से मिले हैं, ये हमें मिले हैं जैसे रंगपुर रोजदी, रंगपुर गुजरात में है, रंगपुर गुजरात में, और रंगपुर तो अपन पढ़ते हैं सिंधु घाटी में, अगर भारत हिस्ट्री पढ़ते हो तो गुजरात में सिंधु घाटी का अंतिम चरण के अंतिम चरण के ये साक्ष्य मिले हैं, मृद भांड मिले हैं। चमकीले है ना, लाल तो है ही, तो सिंधु घाटी हो गया। चमकीले होना मतलब लास्ट जब खत्म हो रहा है अंतिम चरण की जानकारी है, तो इसका मतलब है रंगपुर इसके समकालीन है। और मैं ये कह सकता हूं कि आहड़ में, नीचे लिख लेना, आहड़ में सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के अंतिम चरण सिंधु सभ्यता, आहड़ में सिंधु सभ्यता के अंतिम चरण का प्रवेश हो चुका था। और अपन बात करें तो हमें यहां पर लोहा भी प्राप्त हुआ, क्योंकि ये 8 चरण है ना, तो ऊपरी स्तर पर यहां पर लोहा भी प्राप्त हुआ है। तो ये भी बात ध्यान रखनी है, नोट। आहड़ सभ्यता के ऊपरी स्तर पर लोहे सामग्री प्राप्त हुई है। 8 चरण है, लेकिन मेन ध्यान रखना है, मेन ये ताम्र पाषाण काल की है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, लोहे युग में इसको मेन नहीं मानोगे आप। लोहे की सामग्री यहां पर लोहा युग बाद में आया है। यहाँ पे मेन ये ताम्र पाषाण काल का है, जब लाल और काले मृद भांड चलते थे। अब एक बार ढंग से पूरा समझ लो, पूरा ढंग से मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया है,
तो एक बार इसका मैं रिवीजन भी करा देता हूँ, फिर आपके पास ये वीडियो है ही जिंदाबाद। कितनी बार पढ़ो, बार बार पढ़ो। चलो देखो, आहड़, गोगुंदा की पहाड़ियां हैं उदयपुर, वहां से एक नदी निकलती है आयड़ नदी, जो उदय सागर झील को पार करती है और बेड़च कहलाती है और बनास में गिर जाती है। बनास की सहायक नदी है। इसी आहड़ पर कौन सी सभ्यता विकसित हुई है? आहड़ सभ्यता उदयपुर में विकसित हुई है, आयड़ नदी पर ही विकसित हो गई। आहड़ कहां पर है? उदयपुर में। कौन सी नदी के किनारे? आयड़ नदी के किनारे। खोज कब हुई है? 1953 में। किसने की है? अक्षय कीर्ति व्यास ने। उत्खनन 1956। किसने? रतन चंद्र अग्रवाल ने। 1961 में एच.डी. सांकलिया ने। हसमुख धीरजलाल। अन्य है पी.एल. चक्रवर्ती, विजय कुमार। प्राचीन नाम ताम्रवती। अभी आपने देखा तांबे का कितना जबरदस्त काम था। ताम्रवती इसे अभिलेखों में कहा गया, अघाटपुर भी इसे कहा गया कुछ अभिलेखों में, लेकिन ज्यादातर ताम्रवती नाम मिलता है। तांबे का काम जबरदस्त है। स्थानीय नाम धूलकोट है। कैसी सभ्यता? ग्रामीण। जहां कालीबंगा नगरीय है, ये ग्रामीण है। पितृ सतात्मक, वो मातृ सतात्मक, ये पितृ सतात्मक है। संयुक्त परिवार, एक साथ संयुक्त परिवार है, गांव के लोग हैं, एक साथ 7 चूल्हे भी एक घर में मिले हैं, ठीक है, उससे भी पता चलता है संयुक्त परिवार था। उसके अलावा दो मुहे बहुमुखी चूल्हे भी मिले हैं। बड़ी भट्टियां मिली है जो सामूहिक भोज को दिखा रही है। मकान देख लो इनके, तो मकान के साथ दीवार कच्ची ईंटों से निर्मित थी, मिट्टी का गारा, स्फेटिक पत्थर वगैरह, छत बांस बिछाकर, मिट्टी का लेप, नींव, पत्थरों का प्रयोग। नींव में पत्थरों का प्रयोग हुआ था, नींव में पत्थरों का प्रयोग हुआ था, ठीक है। छत बांस और मिट्टी के लेप की, ठीक है। और दीवार वो है कच्ची ईंटों से निर्मित। कच्ची ईंटों की थी दीवारें, ध्यान रखना, आज नहीं मिली है ये दीवारें, क्योंकि कच्ची ईंटों की थी, खत्म हो गई। नींव मिली है क्योंकि वो पत्थरों की थी। मकान देख लिया। पेशा पशुपालन है, ध्यान रख लेना, पशुपालन है। मृद भांड यहाँ की मेन विशेषता है, काले व लाल रंग के मृद भांड है, या एग्जामिनर कृष्ण लोहित मृद भांड भी दे देगा, एक ही वर्ड है ये। मृद भांड बनाने की कला क्या कहलाती है? टेराकोटा, उल्टी तपाई के मृद भांड। बनासियन बुल बेल वर्षभ मिला है जो टेराकोटा में बना हुआ है। आहड़ सभ्यता को बनास संस्कृति कहा जाता है, बता दिया मैंने क्यों कहा जाता है, पूरा वर्णन। मृद भांड की बात करें तो लाल व काले रंग का है, लाल ये, काले ये, धारियां सफेद। आकृति ज्यामितीय है, न कि प्राकृतिक है। पशु पक्षी कुछ भी नहीं है यहाँ पे, जो कि आहड़ में नहीं है, कालीबंगा में थे। अंदर से काला रंग है क्योंकि उल्टी तपाई का मर्द भांड है ये। अन्न का भंडारण करने के लिए गोरे बनाते थे या कोठ बनाते थे। है क्या ये? मिट्टी के बड़े बड़े अंडाकार घड़े हुआ करते थे ये। इनकी भी अगर अपन विशेषता देखें तो यहाँ पर भी क्या होता था कि ये गड्ढे हुए होते थे, इसलिए यहाँ पर ये खुरदरा होता था, खुरदरा, ठीक है। और यहाँ इसको पत्थरों से या यहाँ पर इसको सजाया जाता था, सजाया जाता, क्योंकि ये बाहर होता था हिस्सा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा सजा देते थे। सजाने के लिए यहाँ पर मिट्टी के कुछ लगा देते थे, बना के कुछ डिजाइनें मिट्टी की चिपका देते थे। तो इस प्रकार से यहाँ पे कुछ डिजाइन वगैरह बना देते थे। तो यहाँ पे कुछ डिजाइन बनाते, ठीक है, ऐसे थे, नीचे से खुरदरे होते थे ये, क्योंकि जमीन में दाबना है इसलिए। टेराकोटा से बने और भी कई सामग्रियां मिली है, जैसे मेल छुड़ाने का झाबा मिला है। इसका मतलब है पहले भी ये जो है सौंदर्य का बड़ा ध्यान रखते थे। ये है दे मतलब शरीर, दे है घसना। कर्णफूल कानों में पहनने का टेराकोटा का। नालियों में चक्रकूप प्रणाली का प्रयोग होता था। इन्हें रिंग वेल या सूखने के गड्ढे कहा जाता है। मिट्टी के ऐसे बर्तन डाल डाल के इनमें इधर साइड में छेद भी रखते थे वो, तो पानी, जैसे वर्तमान के बिलिया होते हैं। ताम्र पाषाण काल, यानी ताम्र और पाषाण दोनों चल रहे हैं। तांबा प्रवेश कर चुका है लेकिन पाषाण के उपकरण भी इसमें प्राप्त हुए। ऐसी सभ्यता ताम्र पाषाण, और ये तो प्रतिनिधित्व करती है, इंडिया में प्रतिनिधित्व करता है आहड़ तो ताम्र पाषाण काल का। प्रमुख उद्योग क्या होगा फिर? तांबे का होगा, इससे भी पता चल गया। तांबा गलाने की भट्टी भी मिली। पाषाण है तो पत्थर के भी कुछ मिले, नाम मात्र के मिले।
राम सेकास्म, स्फेटिक, स्टेटाइड, जेस्पर, कार्नेलियन, लापिस लाजुली आदि पत्थरों का यहाँ प्रयोग होता था। कार्नेलियन व लाजमर्द मणियां कहीं ना कहीं सिंधु घाटी का संबंध रहा। अभी मैंने बताया ना आपको, सिंधु घाटी यहां प्रवेश कर चुकी है। मृद बांडों से पता चल रहा है, चमकीले लाल मृद बांड, इसका मतलब, और ये संबंध भी सिंधु घाटी, इसका मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का अंतिम समय में थोड़ा बहुत प्रवेश आहड़ में हो चुका था। वस्त्र उद्योग, तो अगर प्रवेश की बात आए तो सत्य होगा। रंगपुर वाली बात देख लो चाहिए। वस्त्र उद्योग देखें तो सूत कातने का चरखा मिला है, रंगाई छपाई के ठप्पा प्रिंट या दाबू प्रिंट जो मैंने बताए थे कलर करने के लिए काम में लेते थे वो मिले हैं, प्रिंट ठप्पे मिल गए। विदेशी संबंध तो 6 यूनानी ताम्र मुद्राएं मिली है। एक मुद्रा पर यूनानी देवता अपोलो है जो तर्कस लिए हुए है और भाला है। 3 मोहरें मिली है, मोहरों पर लिखा हुआ है विहित विष पलितासा और तातिया तोम सन, ऐसे कुछ वर्ड लिखे हुए हैं। आए कि सत्य सत्यों की 4 लाइनों में है, इसलिए काम में आएगा कि ऐसी मिले हैं तो सही है भाई, मिले हैं, एक बार पढ़ा हुआ हो तो बता सकते हो। अन्य अगर अपन सामग्रियों में देखें तो आटा पीसने की चक्की मिली है, तो क्योंकि पत्थरों से आइडिया लगाया, पत्थरों पर गड्ढे किए हुए हैं। माप तोल के लिए बाट का प्रयोग, चमड़े का टुकड़ा प्राप्त हुआ है, चमड़े का टुकड़ा। ईरानी जो धूप दीप पात्र होता है वो प्राप्त हुआ है। प्रमुख खाद्यान्न धान व चावल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आहड़ के लोगों की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बातें क्या है, काले रंग के व लाल रंग के मर्दबांड, ताम्र पाषाण काल और चावल, बर्तनों पर यह अंकित मिला है। काल सीमा लगभग 2100 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व विद्वान मान रहे हैं, यानी लगभग 4000 साल पुरानी सभ्यता है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार इसका टाइम पीरियड अलग है, 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व है। गोपीनाथ शर्मा तो ये कहते हैं कि भूकंप से या कोई आयड़ नदी में बाढ़ आई होगी या कोई आक्रमण हुआ होगा जिससे ये नगर नष्ट हो गया होगा, शवों को ये गाड़ते थे। आहड़ सभ्यता ही बनास संस्कृति है, इसका विस्तार आहड़ से के अलावा भी कई जगह हुआ है। आहड़ इसका प्रतिनिधित्व करती है। हरियाणा तक, भगवानपुरा तक इसके अवशेष पहुंच जाते हैं, इधर दक्षिण पूर्व में कायथा तक पहुंच जाते हैं, गुजरात में रोजदी तक पहुंच जाते हैं। रतन चंद्र अग्रवाल कहते भी हैं कि आहड़ ताम्र पाषाण काल का प्रमुख केंद्र है। इसका विस्तार बेड़च, बनास, चंबल नदियों के किनारे तक हुआ है। और राजस्थान में देख ही लो, आहड़ संस्कृति या बनास संस्कृति के केंद्र क्या है, आहड़ के समकालीन है ये सब। ठीक है, तो आहड़ की विशेषताएं इनमें देखने को मिलेगी, जैसे सिंधु घाटी, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो जैसी विशेषताएं कालीबंगा में कॉमन है। कई चीजें कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है, तो वो तो अपन को पढ़नी पड़ेगी अलग से। आहड़ बालाथल खुद उदयपुर में है, गिलुंड राजसमंद में है, मरमी चित्तौड़गढ़ में है, ओजियाना भीलवाड़ा में है। ताम्रपाषाण काल के हैं ये, लाल व काले मर्दबांड वाले हैं ये बनास संस्कृति के पार्ट हैं। बस्तियां 8 स्तर की थी, 4थे स्तर पर यहां तांबा मिलना शुरू हो गया था। आहड़ के अगर मुख्य रूप से 3 भाग करूं तो A1, AB, AC, AA, AB और AC। इसको 2500 ईसा पूर्व, 2100 ईसा पूर्व, 1900 ईसा पूर्व, इनमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। मेरा टारगेट है ये चीज़ समझाना कि लाल काले मर्दबांड यहाँ हर वक्त मिल रहे थे। पहली बार लाल काले काम में लिए, दूसरी बार भी, लेकिन कुछ दूसर स्लेटी मिले। तो कहीं ना कहीं ये लोहे युग को दिखाने का और आने वाले इसको शोध की ज़रूरत है कि हो सकता है कि दुनिया में, भारत में प्राचीनतम लोहे के साक्ष्य, सबसे प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि दूसर स्लेटी मर्दबांड हमें इतने पहले प्राप्त हो गए हैं जो कि लोहे युग की विशेषता है। लाल व काले मर्दबांड प्लस चमकीले लाल मर्दबांड, लाल मर्दबांड सिंधु घाटी की विशेषता है। और चमकीले भी सिंधु घाटी जब खत्म हो रही थी, जब वो अपने चरम पर आकर जब खत्म हो रही थी, तो उसने लाल मर्दबांडों में और थोड़ा परिवर्तन करके चमकीले बना लिए। तो वो सिंधु घाटी का अंतिम चरण कहलाता है। अंतिम जब समाप्त होने वाली होती है उस समय कुछ ही जगह जिंदा थी, जैसे कि रंगपुर जिंदा था उस समय, बाकी हड़प्पा मोहनजोदड़ो खत्म होने लग गए थे उस समय। तो हड़प्पाकालीन सभ्यता का अंतिम चरण की विशेषता होती है ये। रंगपुर गुजरात में सिंधु घाटी का अंतिम चरण की जानकारी मिलती है। तो आहड़ में सिंधु सभ्यता के अंतिम चरण का प्रवेश हो चुका था, क्योंकि ऐसे ही मर्दबांड अपन को रंगपुर में मिले हैं और ऐसे ही आहड़ में मिले हैं। मिले बहुत कम है, लेकिन सिंधु घाटी इससे पता चल रहा है कि प्रवेश हो चुका है। आहड़ सभ्यता के ऊपरी स्तर पर लोहे की सामग्री भी मिली है, तो आहड़ में लोहा मिला है।
ठीक है, ऊपरी स्तर पर, क्योंकि 8 स्तर तक चला है ना, इतिहास काल तक चला है हाड़ तो, गुहिलों की राजधानी रही है हाड़ तो। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया है उसी तरह इसको लिखना है, सेम लिखना है, जैसा मैंने चित्र बनाया है वैसा का वैसा ही लिखना है आपको, हूबहू कॉपी करनी है। ठीक है, और सिलेक्शन होगा, कोई नहीं रोकेगा, आराम से होगा, टॉप रैंक से होगा। ठीक है, जो परंपरागत राजस्थान जीके पढ़ रहे हो ना, सब क्या सोचते हैं, राजस्थान जीके तो मुझे आता है, और फिर 2 से 3 क्वेश्चन भी अगर राजस्थान जीके की गलत करके आ गए तो मेरिट में तो हो गए ना 6 नंबर का गैप। लड़ाई तो हर जगह चुराना है, हर में से चुराना है, हिस्ट्री में चुराएंगे, देखना, कला संस्कृति से 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करेंगे, हर जगह से करेंगे, और सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। ये भर्तियां क्या है,